दोस्तों, आज मैं नई परख के मंच पर एक ऐसे मेहमान के साथ आया हूं जिससे मिलकर आप लोगों को बहुत खुशी होगी। खास बात यह है कि हमारे साथ जो बैठे हुए हैं अरुण कुमार मिश्रा, ये एक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, एक सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। लेकिन केवल इतना परिचय ही इनका काफ़ी नहीं है। ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्व की राजनीति के भीतरी हलकों में क्या हो रहा है। इन्हें ये भी पता है कि समाजवादी पार्टी के भीतर क्या घटित हो रहा है। इन्हें ये भी मालूम है कि कांग्रेस के भीतर क्या हो रहा है। आज तारीख है 22। इस महीने को ख़त्म होने में केवल 6 दिन रह गए हैं। 28 की फरवरी है और उसके बाद 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी की इक्विटी नियमावली के सवाल के ऊपर फिर से सुनवाई होगी। यानी कुल मिलाकर 25 दिन हैं उस तारीख के लिए। जैसे जैसे वो तारीख नज़दीक आती जा रही है, सियासी हलचलें तेज होती जा रही हैं, माहौल पूरी तरीके से गर्माता जा रहा है। कल 21 तारीख को लखनऊ में ऊंची जातियों की तरफ से एक बड़ा ज़बरदस्त और जुझारू प्रदर्शन हुआ। इस प्रदर्शन में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ ने भाग लिया, राजपूतों की करणी सेना ने भाग लिया, क्षत्रिय महासभा ने भाग लिया और काफ़ी बड़े पैमाने पर बटुक यानी कि जो शिशु सन्यासी और साधु होते हैं, उन्होंने भी भाग लिया। हम जानते हैं कि ये बटुक आजकल क्यों चर्चा में हैं। जब शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की पुलिस के साथ में मुठभेड़ हो रही थी माघ मेले में, उस वक्त पुलिस ने इन्हीं बटुकों की शिखा पकड़ कर खींचा था और इनकी पिटाई लगाई थी। इन्हीं बटुकों को अभी इसी हफ्ते कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने इनके तिलक किए, इनकी आरती की, इनके ऊपर पंखुड़ियां बरसाई, फूल बरसाए और इनके पैरों को धोया और ये कहा कि इनके साथ जो जुल्म सितम हुआ है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की राजनीति ऊपर से देखने में बहुत अजीबोगरीब लग रही है, लेकिन इसकी जैसे जैसे इसकी हम परतें खोलते हैं, तहें खोलते हैं, कुछ और नज़ारे भी सामने आने लगते हैं। अरुण जी, आपका स्वागत है नई परख के मंच पर। हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। मैं आपसे पूर्व परिचित हूं और मैं जानता हूं कि इन तमाम समस्याओं के बारे में आपके विचार और विश्लेषण क्या हैं। नई परख के दर्शक भी आपकी तरफ बहुत उम्मीद के साथ देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सड़कों पर जो राजनीति घटित हो रही है, आप जरा उसको डिकोड करें, उसके बारे में बताएं कि दरअसल इसका भारत के लोकतंत्र के लिए क्या मतलब है। दिल्ली की गद्दी की राह उत्तर प्रदेश से होकर जाती है और हम जानते हैं जो उत्तर प्रदेश में जीतता है वो दिल्ली पर राज करता है। चूंकि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी 2024 में उत्तर प्रदेश में हार गए थे, इसलिए उनका बहुमत चला गया था और आज वो एक गठजोड़ सरकार के तौर पर मौजूद हैं। आगे 2027 में क्या होगा, फिर 2029 में क्या होगा, मुझे लगता है ये सड़कों पर जो आंदोलन हो रहा है, इससे पहले पोस्टर वार हो चुका है, बहुत सियासी हलचलें हुई हैं और काफी मामला गर्म है। न केवल ऊंची जातियों की तरफ से, बल्कि मैं ये मानता हूं मीडिया में भले ही ना आ रहा हो, लेकिन अनुसूचित जातियों और ओबीसी समाज की तरफ से भी पूरी राजनीतिक पेशबंदी जारी है। वो भी जगह जगह धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रतिवेदन दे रहे हैं, हस्ताक्षर अभियान चल रहे हैं। वो इतना उग्र होकर सड़कों पर नहीं आ रहे हैं आवेश में, ये सही बात है, लेकिन सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट की ओर है, सबकी निगाहें भारतीय जनता पार्टी की आला कमान की ओर है। खासतौर से तब जबकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने ये वक्तव्य पिछले दिनों दिया और वो उस वक्तव्य के देने से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिले और दोनों उप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खड़े हुए हैं, उनमें एक ब्राह्मण है और एक मौर्य है, उनके खिलाफ उनसे भी अलग अलग मिले। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि यूजीसी की नियमावली को सबको झुक के स्वीकार कर लेना चाहिए। ये वो अपना संदेश देके गए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसी नियमावली पर पाबंदी लगा रखी है और 19 मार्च को सुनवाई होनी है। ये जो राजनीति सुप्रीम कोर्ट जो करना होगा वो करेगा अरुण जी, लेकिन जो राजनीति हो रही है उत्तर प्रदेश के मतदाता के लिए और व्यापक तौर पर पूरे उत्तर भारत, पश्चिम भारत और मध्य भारत का जो मतदाता है, जो भारतीय जनता पार्टी का कैचमेंट एरिया है, यानी भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव क्षेत्र है, उसके लिए इसका क्या मतलब है? सर, असल में ये कहानी 2024 के चुनाव से ही जुड़ी हुई है। नरेंद्र मोदी को उत्तर प्रदेश में जो जनादेश मिला, उनको उस बात का भय हो गया कि 29 का रास्ता मुश्किल है और उन्होंने जागीर समझ रखी है कि जनरल वर्ग हमको छोड़ के कहीं जाने वाला नहीं है। स्थिति ऐसी थी भी, लेकिन ओबीसी वर्ग को साधने के लिए या
अनुसूचित वर्ग को साधने के लिए इन्होंने जो यूजीसी का कानून लाया, उससे सामान्य वर्ग को जो खतरा पैदा हुआ है, वो एक बाप तो झेल सकता है, लेकिन वो अपने बच्चे के लिए आसन्न खतरे को आने नहीं देगा वो। इसलिए सामान्य वर्ग में मतलब सारी जातियां ओबीसी की या पीडीए के नाम पे 24 में सब में डाइवर्जन थोड़ा बहुत आया। जनरल वर्ग में वो भी खास करके ब्राह्मण पूरी मजबूती के साथ बीजेपी के साथ लगा रहा। आरएसएस ने भी एक तरीके से अपना हाथ खींच लिया था और उसका परिणाम था कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी इतनी कम सीटों पर सिमट आई थी। तो ये 27 की तैयारी नहीं है, ये असल में 29 की तैयारी है। और ब्राह्मणों का जो और जनरल जातियों का जो असंतोष है वो अब धीरे-धीरे सतह पर आने लगा है। क्योंकि जब तक बात सिर्फ दिल्ली तक थी, तो दिल्ली की सत्ता से उत्तर प्रदेश को बहुत मतलब नहीं है, क्योंकि स्टेट की जो पॉलिटिक्स है उसकी डेली एक्सरसाइज है आम आदमी के जीवन में। और यहाँ की भागीदारी जो है खटक रही है। दिल्ली की भागीदारी खटक नहीं रही थी, लग सबको रहा था कि हम वहां से भी हमारा सफाया हो रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भागीदारी में भिन्नता है, वो बात बहुत खटक रही थी और इस यूजीसी कानून ने उसको एकदम से सतह पर ला दिया। अब इस समय दो मुद्दे हैं जो एक तरीके से 10% और 90% का महत्व रखते हैं, जिसमें 90% तो मुद्दा है वो यूजीसी कानून का है और 10% का मुद्दा शंकराचार्य का भी है। होना तो बहुत बड़ा चाहिए, लेकिन सिर्फ 10% का है, क्योंकि बीजेपी ने धार्मिक ध्रुवीकरण पर इतना काम कर दिया है कि जैसे शंकराचार्य और किसी ऐसे मुद्दे को हल्का करने में उनको महारत हासिल हो चुकी है। लेकिन यूजीसी ऐसा कानून है कि उसमें बीजेपी की कोई भी पॉलिटिक्स, खास करके दिल्ली की, काम नहीं आएगी और उनका वो जनाधार खसक जाएगा, वो अब इनके हाथ नहीं आने वाला अगर उस पर वो पीछे नहीं जाते तो। चाहे उसके लिए मोहन भागवत जी आए या कोई और आए, क्योंकि ब्राह्मण आरएसएस में भी है या सामान्य वर्ग आरएसएस में भी है और उनके अंदर भी एक खदबदाहट है। ठेकेदारी जो मुख्य पेशा था जनरल वर्ग का, वो कोई काम यहाँ किसी को नहीं मिलता। मुख्य जो पूंजी आती थी जनरल वर्ग की उत्तर प्रदेश में, उसका एक बड़ा हिस्सा निकल करके चला गया है। एक छोटी सी कविता की कहाँ आपसे चला गया है? जनरल वर्ग में राजपूतों की तरफ गया है या किसी जनरल वर्ग में नहीं किसी को नहीं सर, नहीं, वो सब चला बाहरी गया? आए हैं, वो बाहरी आए हैं सर। अच्छा, वो बाहर ही बाहर आए से हैं। बाहर से लोग आए। हुआ क्या है सर कि जैसे जो ठेके मतलब 40 लाख 50 लाख के एक व्यक्ति को प्रदान कर दिए जाते थे, वो पूरे जिले के ठेकों को एक करके 2000 करोड़ का कर दिया गया। अच्छा। अब वो ठेके सीधे कोई बहुत बड़ा उद्योगपति ले सकता है। अब उतने लेवल की, मैं इलाहाबाद में बताऊं कि एक प्रयागराज में एक भी ठेकेदार नहीं है कि जो एक जिले का ठेका ले सके, और पूरे उत्तर प्रदेश में एक या दो लोग होंगे। तो उससे उससे जो है दिल्ली को ये बहुत आसानी हुई कि वो इन ठेकों को कंट्रोल कर सके और यानी उनसे बाहर के धनपति आ रहे हैं और वो उत्तर बिल्कुल प्रदेश में ठेके ले रहे हैं कि उस जिले में, एक जिले के सारे ठेकों को एक जगह कर दिया गया है। एक जगह कर दिया 2 गया करोड़ है। रुपए की 2000 2 करोड़ इतनी हैसियत नहीं है, तो वो ठेका नहीं नहीं है, ले सकता। नहीं। और उसके बाद वो ठेके लेने के बाद, वो 2000 करोड़ का ठेका लेने के बाद, वो आदमी पेटी पर इन्हीं छोटे-छोटे ठेकेदारों को बाँटता है और बहुत कम मुनाफे में। यानी ये सब लोग उसके मातहत चले गए हैं। मतहत चले गए हैं, अ, बिल्कुल। तो अब ये नाराजगी ठेकों में मुख्य रूप से अगर समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है तो बेसिकली ब्राह्मण और ठाकुर ही शामिल हैं ठेकेदारी में। अब वो उनका हिस्सा वो भी गया। नौकरियों का नौकरियों की हालत आप देख ही रहे हैं कि कितनी बड़ी मात्रा में आ रही, तो उनको भी वहां भी नहीं है। दूसरा, अब ये दिखने लगा है कि हमारी भागीदारी कितनी है। पिछली उत्तर प्रदेश सरकार में एक ट्रांसफर के सीजन में सिर्फ 2 मंत्री अपना ट्रांसफर नहीं कर पाए थे। उनका नाम था जितिन प्रसाद और ब्रजेश पाठक, संयोग से दोनों ब्राह्मण थे। तो बीजेपी में कोई संवाद का ऐसा चैनल नहीं है कि अगर किसी को परेशानी हो रही हो तो वो जाकर के कह सके, अगर जातीय अस्मिता की बात हो या किसी और चीज की बात हो। चूंकि ये लगातार चुनाव जीत रहे हैं, इसलिए बातें ढकी हुई थी। और दिल्ली के लेवल तक तो ठीक था। उत्तर प्रदेश में सर चौराहे पर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बदलने की चर्चा होती है और हर चौराहे पर एक आदमी ऐसा बैठता है जो मुख्यमंत्री तक फोन लगाने की पावर रखता हो। तो अगर ये सिस्टम उल्टा जाएगा तो फिर समस्या खड़ी हो जाएगी। दूसरी बात, शंकराचार्य का जो मुद्दा है उस पे योगी आदित्यनाथ को चैलेंज कर रहे हैं ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य। लेकिन उनके पास इतनी पावर नहीं है। ये दिल्ली के इशारे पर जितना चैलेंज करने को कहा जा रहा है, हमें लगता है उस उतना ही चैलेंज कर पा रहे हैं।
और बहुत गलत हुआ है। ब्राह्मण समाज में इस बात की बहुत नाराजगी है, जागरूक तबके में इस बात की बहुत नाराजगी है। लेकिन चूंकि बीजेपी बहुत सारी चीजों को मैनेज कर लेती है, इसलिए बात बहुत उभर करके नहीं आई है। लेकिन अब वो जो स्थिति दिख रही है, वो जो जर्मन कवि थे मार्टिमन नीलोमर, आपको जरूर उनके बारे में याद होगा, पास्टर नीलोमर, कि अंत में वो मेरे लिए आए और कोई नहीं बचा था। तो हमें लगता है अब जनरलों का भी नंबर आ गया है। आप ठीक कह रहे हैं, बहुत मशहूर कविता है कि वो जब हाँ, वो उसके लिए आए तब मैंने, वो मेरे लिए पहले नहीं वो आए, आए कम्युनिस्टों उसके के लिए लिए। आए, अभी मेरे हाँ, लिए आए तो कोई मुझे बचाने के लिए नहीं हाँ, नहीं तो रह गया। अब जनरल का भी नंबर आ गया है। जनरल का भी नंबर आ गया। अच्छा, और आ देखिए गया। अभी तो मामला ये हो गया है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से योगी जी, आदित्यनाथ की पुरानी नाराजगियां हैं, हम लोग इस बात को जानते हैं, और बिल्कुल। सभी ये सब चलता रहता है राजनीति में। लेकिन उन्होंने, उनके खिलाफ पोस्को में एफआईआर तक दर्ज कर दी गई है, जी, और वो खुल के कह रहे हैं कि ठीक है, बंद, मैं मुकदमा हटाने के लिए, मैं आदित्यनाथ नहीं हूं, मैं मुकदमा जी, हटाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, जो जी। करना हो करो, पुलिस को चाहिए और कोर्ट को चाहिए कि जल्दी से जल्दी इस बात पे फैसला करे, और चूंकि झूठा है इसलिए नहीं टिकेगा, वो ये कह रहे हैं, वो कतई पीछे हटने को तैयार नहीं है। सर देखिए, शंकराचार्य की जो अवधारणा हिंदू धर्म में है, वो साक्षात ईश्वर की है, हम्म, भगवान शिव की है। हम्म, तो जिस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है, हम्म, वो समझ के परे है। हम्म, और एक शंकराचार्य को जिसने कोई गलती न की हो, जिसने राम मंदिर आंदोलन में कोर्ट में पूरी गवाही दी हो, और जो सही बात के लिए बोल रहा हो, जो गौरक्षा के रक्षा के लिए बोल रहा हो, तो वो फिर चैलेंज खुलकर क्यों नहीं करेगा अगर ऐसी बातें होंगी। और एक जो हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है मुख्यमंत्री, और वो इस मुद्दे पर इस तरीके की कार्रवाई करेगा, वो बटुकों को पीटा जाएगा, तो फिर कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति होगी, और इसका नुकसान होगा बीजेपी को, और बहुत बड़ा नुकसान होगा, ये तय है। इसमें ये बात तो आपकी सही है कि भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है, होगा जी, तो नुकसान ही होगा। जी, अच्छा, अब जो राजनीति होती है, मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हैं कि दो स्तरों पर चलती है। जी, एक स्तर आम जनता का स्तर होता है, दूसरा स्तर कार्यकर्ताओं और नेताओं का होता है। जी, कभी कभी ऐसा होता है कि नाराजगियां, आक्रोश, क्षोभ, ये कार्यकर्ताओं और नेताओं में तो खूब दिखाई पड़ता है, जी, लेकिन ये आम जनता में ट्रांसफर नहीं हो पाता। जी, वो लोग पुरानी चाल पे ही रहते हैं, जी, और वो अपनी पार्टी निष्ठा, अपनी जी, जिस पार्टी के प्रति वफादारी से वोट देते आए हैं, उसके जी, प्रति वो वोट देते रहते हैं। पिछले जी, विधानसभा चुनाव में देखिए, जी, विधानसभा चुनाव के अब तक चुनाव प्रचार चल रहा था, लग रहा था कि उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण समाज जो है, वो इस बार भारतीय जनता पार्टी से पूरा नहीं तो लेकिन कुछ हिस्सा तो उसका छिटकेगा। जी, फिर अंततः क्या हुआ, उन सब लोगों ने, वजह कोई भी रही हो, जी, लेकिन वो जो नाराजगी थी वो आम वोटरों तक ट्रांसफर नहीं हुई, गई नहीं, जी, और जी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को फिर से वोट दे दिए। भाजपा को नुकसान हुआ, उनके उप मुख्यमंत्री चुनाव हार गए, 54 सीटों पर भी हार गए, वो सब हुआ। लेकिन अखिलेश का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, यहाँ तक जी, कि अपने उनको इतना वोट मिला जो कभी उनके पिता को भी वोट नहीं मिला था, इतना अच्छा प्रदर्शन रहा। तब फिर क्या अभी जो नाराजगी चल रही है, जी, हालांकि ये नाराजगी पहले जैसी नहीं है, ये एक आंदोलनकारी वेग के साथ नाराजगी आ रही है, और इसके अंदर काफी फर्क दिखाई पड़ रहा है। ये जो नाराजगी है, आपको क्या लगता है कि ये जनता से 2022 के चुनाव जैसी ही कटी हुई है, या इसका कोई जनता के साथ में भीतर या बाहर कोई संबंध है? सर इसके लिए थोड़ा-सा बड़ा उत्तर है कि पहले तो बीजेपी के जो कार्यकर्ता और जो संगठन के पदाधिकारी और जो वोटर हैं, उनके बारे में जान लीजिए कि नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात से एक मॉडल डेवलप किया है, जिसमें वो सीधे वोटर टू पार्टी कनेक्ट कर देते हैं। कार्यकर्ताओं की बहुत भूमिका नहीं रह जाती कि वो सीधे वोट को ले आएँ। वो काम करते हैं संगठन का, लोगों को जोड़ना, ये सब सारी चीज़ें करना। वो लाभकारी स्कीमों के द्वारा और अपनी मीडिया में बनाई गई, सोशल मीडिया में बनाई गई इमेज के द्वारा एक देवत्व का आरोपण कर लेते हैं, जिसमें बहुत वेलफेयर स्कीमें जिसमें लगती हैं, लाभार्थी स्कीमें जी। कि 5 किलो राशन डीबीटी के तहत उनके खाते में सीधा पैसा, की बीच में कोई बिचौलिया नहीं है। हम्म। वोट का भी वही रास्ता हो जाता है, हो गया है। और वो कहते भी हैं कि आपका वोट सीधा मुझे मिलेगा। मिलेगा, हाँ, हम्म, मिलेगा। और नरेंद्र मोदी को ही वोट मिल रहा है, कैंडिडेट भी बहुत मायने नहीं रख रहे हैं। हम्म, 22 में जो नाराजगी थी,
इतनी नहीं थी, अच्छा। इतनी नहीं थी, लेकिन अपोजिशन की गड़बड़ी से अपोजिशन ये सोच रहा है कि ब्राह्मण नाराज है और वो सीधे सीधे हमको वोट करने आएगा। किसी भी कंडीशन में उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण इस समाज इस समय पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखता है, बुरे से बुरे दौर में भी। तो अगर वो कहीं शिफ्ट करेगा तो किस नंबर पर शिफ्ट करेगा? कम से कम नंबर 2 पर शिफ्ट करेगा। और अगर आप कहीं उसको नंबर 10 नंबर 11 देंगे तो वो शिफ्ट नहीं करेगा। और बीजेपी इस चीज को मैनेज करेगी। अगर इनसे बेहतर रास्ता कोई देता है तो नाराजगी इस समय बहुत ज्यादा है। पहले नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई एक शब्द नहीं बोलता था। आज उनको अपने सोशल मीडिया हैंडल बंद करने पड़ते हैं, इतने बुरे कमेंट आते हैं। दूसरा, ये ब्राह्मणों पर पहली बार बहुत निर्णायक हमला है। ग्राउंड लेवल तक ये बात पता है कि उनके नेताओं का सफाया हो गया है। कोई एक व्यक्ति नहीं है पूरे ब्राह्मण समाज का कि किसी समस्या आने पर कोई उनके पास चला जाए ब्राह्मण समाज का और वो कह दे कि घबराओ मत, मैं आपको देख लूंगा। कोई नहीं है। तो इस तरीके की विकल्पहीनता ब्राह्मण समाज पहली बार महसूस करा, लेकिन ये सारे लोग नहीं कर रहे हैं। 100% ब्राह्मण समाज में अभी ये बात 2-3%, 4% लोगों के बीच में ही है। बाकी सब के सब अभी बीजेपी में ही बने हुए हैं। ये 2-4-5% पे है, लेकिन मुख्य बात है ये 5% वो तबका है जो 95% को प्रभावित कर देगा। लेकिन अगर विपक्ष इसको साध पाया तो नाराजगी तो बहुत बड़ी है, लेकिन विपक्ष अपने संगठन के लेवल पर या उनका जो ढांचा है उसके लेवल पर वो कनेक्टिंग का प्रयास अगर कर रहा होगा तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है। नहीं तो अब जैसे कि सरसंघ चालक मोहन भागवत ने पहले तो वो लोग चुप रहे जी, फिर वो आकर मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्रियों से मिले और फिर उन्होंने कह दिया कि यूजीसी नियमावली को सबको पूर्णता स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जो लोग नीचे दबे हुए हैं उनको झुककर उठाना हमारा कर्तव्य है। कुछ इस प्रकार की उन्होंने बात बोली। जी, एक तरफ तो वो ये बात बोल रहे हैं और दूसरी तरफ ये जो प्रदर्शन हुआ उसकी मांग ये थी कि यूजीसी कानून को वापस लो जी, और सवर्ण आयोग बनाओ। जी, सवर्ण आयोग बनाओ, ये एक उन्होंने मांग की। यानी जी, वो अपने आप को शोषित पक्ष में रख रहे हैं। वो कह रहे हैं हम भी उसी तरह शोषित हैं जिनके लिए एक आयोग बने हुए हैं, जी, इनके लिए अनुसूचित जाति जनजाति आयोग बना हुआ है, ओबीसी, ये सब बने हुए हैं। वो कह रहे हैं हमारे लिए भी आयोग बनाओ। जी, तो ये जो पूरा आंदोलन है, जी, ये आंदोलन मुझे तो नहीं लगता कि ये चुप बैठेगा या किसी तरीके से इस ये पृष्ठभूमि में जा सकता है। दूसरे एक और बात है कि जब ये लोग आंदोलन करते हैं तो मीडिया कितना भी योगी जी के मोदी जी के पक्ष में हो, मीडिया का एक बड़ा हिस्सा इस आंदोलन को बड़ा जबरदस्त कवरेज देता है। हाँ, क्योंकि जो मीडिया में लोग बैठे हुए हैं, हम लोग जानते हैं इस प्रकार कई सर्वे हो चुके हैं। योगेंद्र यादव का सर्वे हो चुका है, ऑक्सफैम ने सर्वे कर चुका है। मीडिया में तो सारे लोग यही हैं। मीडिया के ज्यादातर लोग जो है वो जनरल कैटेगरी के ही नहीं, ब्राह्मण बनिया ठाकुर ही हैं मीडिया में। मतलब 95% से ज्यादा लोग या उससे भी ज्यादा लोग मीडिया के निर्णयकारी पदों पर बैठे हुए हैं। वो इन लोगों की आवाज मीडिया के जरिए और कई गुना एम्पलीफाई करते हैं, कई गुना उसको बढ़ाते हैं। जब ओबीसी वाले लोग आंदोलन करते हैं तब इतना मीडिया में उनको स्थान नहीं मिलता, लेकिन वो आंदोलन करते रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है हमारे पास संख्या है, तो अंततः हमारी उपेक्षा नहीं की जा सकती। तो थोड़ा आंदोलन भी बहुत ज्यादा मीडिया स्पेस ग्रहण करता है। और पहली बार मैंने देखा, आपने सही कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लिए अपशब्द कहे गए, उनकी तस्वीरों का अपमान किया गया, मंदिरों में जाकर मूर्तियों के सामने प्रण किया गया भारतीय जनता पार्टी को हम वो नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि यूजीसी नियमावली लाके भारतीय जनता पार्टी ने वो उस तरह बना लिया है जो कि 13वीं के मरने के बाद सिर घुटाने के काम आता है। ये इस तरह की बहुत ही भावावेश भरी हुई बातें की गई, लेकिन इसकी राजनीतिक अभिव्यक्ति क्या होगी? आप खुद ही कह रहे हैं कि ये लोग केवल 5% हैं जी। और बीजेपी कई तरह से इन्हें प्रबंधित कर सकती है। देखिए, मोहन भागवत जी का जहां तक आपने चर्चा की, तो इसके पहले उन्होंने कहा था कि हर मस्जिद के नीचे आप शिवलिंग मत खोजिए। उनके खिलाफ बहुत ही कड़ा बयान दिया रामभद्राचार्य जी ने और उसको चलाया बीजेपी ने, आरएसएस ने। मोहन भागवत जी को नहीं चलाया, ना बात मानी गई।
दूसरी बात है कि यूजीसी का जो मुद्दा है, ये ब्राह्मणों का या सवर्णों का मुद्दा है, ये आरएसएस और बीजेपी से कंट्रोल नहीं है। हम्म, इसमें वो शामिल है, हम्म, बहुत बड़ा तबका बीजेपी का भी हम्म, सवर्ण वर्ग का हम्म, शामिल है। जो मीडिया फुटेज मिल रही है, हम्म, मतलब भीतर से बहुत दबाव है पार्टी का भी। वो भले ना नरेंद्र मोदी के सामने बोल रहे हों, हम्म, लेकिन कोई भी पक्ष में नहीं है। हम्म, और आप समझ लीजिए कि विधायक और सांसदों और मंत्रियों का चलना फिरना दूभर हो जाएगा हम्म, अगर वो कवरेज और इन चीजों पर रोक लगाएंगे हम्म, तो कतई ये बीजेपी ये ना सोचे कि ये इस आंदोलन को रोक पाएगी। आप विश्वास करिए कि मैं इस पे बहुत काम करता हूं। हम्म, मैं हतप्रभ था हम्म, कि गांव में खेती करने वाला आदमी हम्म, हमसे पहले इस मामले को जान गया था, उसकी उसको पूरी जानकारी हो गई थी, उसने विरोध का पूरा खाका तैयार कर लिया था और उसे हम्म, किसी संगठन की जरूरत नहीं थी। हम्म, ये स्वतः स्फूर्त विरोध है, हर हम्म, घर तक पहुंच गया है। और ये बीजेपी से कंट्रोल नहीं है कि बीजेपी इसको कंट्रोल करे या मीडिया को उनकी उसकी जरूरत है। वो किसी भी अ, लेवल पर आकर के इसका विरोध करेंगे। और बीजेपी भी इस मामले में ईमानदार नहीं है। हम्म, असल में ये कानून एक तरीके से ब्लफ है ही, सारे वर्गों को खुश करने के लिए। उनको ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट का अब मैं क्या ही टिप्पणी करूं, लेकिन बीजेपी को तो इतना मालूम है कि कम से कम कि कौन सा कानून सुप्रीम कोर्ट से बाहर जाएगा, कौन नहीं जाएगा। तो अब आप इस बात को समझ रहे हैं, उनको ये बिल्कुल मालूम था कि क्या होना है, कैसे होना है। तो वो चीजें हुई। लेकिन लेकिन अरुण जी, क्या आपको नहीं लगता कि इन लोगों को ये अनुमान नहीं था कि ये तो सोचते होंगे कुछ प्रतिक्रिया हो सकती है, जी, लेकिन ये नहीं सोचते, ये अनुमान उनका नहीं था कि प्रतिक्रिया इतनी ज्यादा होगी, इतनी ज्यादा प्रतिक्रिया होगी कि तकरीबन, मतलब ये आंदोलन इस अंदाज में हुआ जैसे हिंसा की कगार पर हो। हिंसक आंदोलन तो नहीं था, लेकिन उस तकरीबन हिंसा की कगार पर था। अगर उसका पुलिस रीजन उसका दमन करती तो हिंसा भी हो जाती। उसका रीजन सर ये है कि बीजेपी को या दिल्ली टीम को फैसले तो थोपने की आदत है। हम्म, इनकी पार्टी में डेमोक्रेसी या आम राय का कोई फैसला नहीं होता, वो फैसले ऊपर से आते हैं जिसको नीचे लागू किया जाता है। तो एक फैसला हुआ और उसको लागू करने का हो गया, लेकिन बिल्कुल किसी से नहीं पूछा गया कि आपके लिए हम कुछ भेज रहे हैं, आपको पसंद है कि नहीं पसंद है। और ये बिल्कुल जहर के तरीके से आया। हम्म, जनरल वर्ग अंधभक्त कहा गया, गोबर भक्त कहा गया। हम्म, उसने नरेंद्र मोदी या पार्टी की लाख बुराइयों को चौराहे पर चिल्ला चिल्ला के दबाया। हम्म, और वो अपने बच्चे को किसी कॉलेज भेजता है और एक छोटा सा बच्चा उसके खिलाफ कोई आरोप लगाता है और उसका बेटा अरेस्ट हो जाएगा या उसको सजा हो जाएगी। फिर उनका भविष्य क्या है? उन्होंने चुना था कि एक पार्टी आएगी जो हिंदुत्व की रक्षा करेगी, जो डेवलपमेंट का काम करेगी, जो राम मंदिर बनवाएगी, जो 370 हटाएगी, जो 3 तलाक हलाला इन मुद्दों पर काम करेगी। मतलब इस टाइप के बहुत काल्पनिक मुद्दे या जरूरी गैर ये जरूरी। सारे ये सारे काम तो कर दिए नरेंद्र मोदी ने, अब ब्राह्मणों हाँ। की नाराजगी क्या है? हम्म, अच्छा, अब दूसरे एक और काम किया उन्होंने। उन्होंने हाँ, ईडब्ल्यूएस कोटा बनाकर संविधान की भावना और शब्द के विपरीत इनकम के नाम पर आरक्षण दिया, जिसका ज्यादातर लाभ, मैं खुद एक कॉलेज, दिल्ली में एक कॉलेज के गवर्निंग बोर्ड का चेयरमैन रहा हूं। मेरी जी, देखरेख में 64-65 वहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर के दिल्ली यूनिवर्सिटी में नियुक्तियां हुई हैं। उसमें ईडब्ल्यूएस कोटे में भी बहुत सी नियुक्तियां हुई हैं। ईडब्ल्यूएस कोटे में जितने लोग इंटरव्यू देने के लिए आते थे, सभी ब्राह्मण ठाकुर बनिया होते थे, सर सभी सर वही देखिए, होते थे जी। ईडब्ल्यूएस का कुछ जगहों पर तो फायदा हो जाएगा, लेकिन उसका नुकसान मैं आपको बताता हूं, शायद किसी ने नहीं बताया होगा। पहले जैसे कहीं यूपीपीएससी में 1,000 की सीट आती थी। हम्म, 1,000 की सीट पे रिजर्वेशन निकाल दीजिए, मान लीजिए 50% रिजर्वेशन हो गया, तो 50% सीटें सामान्य थी। हम्म, 50% सामान्य सीट पे 40-50 लड़के ओबीसी एससी के आ जाते थे, इससे ज्यादा मेरिट में नहीं चढ़ पाते। हम्म, 450 सीटें सामान्य के लिए बच जाती थी। हम्म, और ईडब्ल्यूएस लगने के बाद कुल सीटें 300 आ रही हैं, 400 आ रही हैं। हम्म, तो अगर उसके 50% निकाल लिया जाए कि 50% रिजर्वेशन में चला गया, 10% ईडब्ल्यूएस के लिए चला गया, हम्म, फिर मान लीजिए कि 40% जनरल के लिए सुरक्षित हो गया, 10% ईडब्ल्यूएस का 50% सुरक्षित हो गया, तो 300 में 150 सीट तो हुई। हम्म, जहां 500 सीटें आती थी, जिसमें 450 जनरल ले जाता था, परसेंटेज में नुकसान हो रहा है। अच्छा, सीट कहां है आप बताइए? जहां सीट 1,000 आती थी, वहां सीट 300 आ रही है।
तो ये खुशी तो है कि हमको ईडब्ल्यूएस में मिल जा रही है, लेकिन जहां सिलेक्शन 450 जनरल का होता था वहां हो रहा 150। उसके नुकसान भी है, मतलब ये एक तरफ से दे रहे हैं तो दूसरी तरफ से मतलब फायदा तो कहीं नहीं है। मैं ये मान सकता हूं कि प्रोफेसर में कुछ पदों पर फायदा हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो बहुत बड़ी संख्या में नुकसान हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत फायदेमंद योजना है, कहा जा सकता है कि हाँ फायदा इन्होंने दिया, लेकिन अगर उसी सिनेरियो में सीटें आ रही होती तब तो ये कहा जाता कि हाँ जनरल को बहुत फायदा हो रहा है। लेकिन जब 1000 की जगह 300 सीटें आ रही हैं तो उसी में परसेंटेज में तो हम मुनाफे में हैं, लेकिन एक्चुअल सीटों में तो बहुत घाटे में। हाँ। तो आपको क्या लगता है ये जो जो गैर भाजपा राजनीतिक दल हैं, उत्तर प्रदेश में हाँ। तो दूसरे नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी है और जी। उसका पूरे प्रदेश में संगठन भी है, ये बात जी। सही है। भाजपा जी। का ज्यादा बड़ा संगठन है, बिल्कुल। लेकिन समाजवादी पार्टी का भी संगठन कोई बहुत कमजोर नहीं है भाजपा से, और वो जी। लोगों में काम करने की, वो संघर्ष करने की एक क्षमता भी देखी जाती है। जी। जो भी उसका कारण हो, लेकिन एक क्षमता भी उसमें देखी जाती है। जी। कांग्रेस का अभी तक लोकसभा चुनाव में उनके साथ गठजोड़ था, जी। और इस बात की काफी संभावना नजर आती है कि ये गठजोड़ विधानसभा चुनाव में जारी रहेगा। बिल्कुल। हाँ, अभी तक ऐसे संकेत तो सामने नहीं आए हैं कि ये गठजोड़ टूट जाएगा और कांग्रेस अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ेगी। कम से कम अभी तक नहीं आया, आगे क्या होगा हमें नहीं पता। लेकिन जी। जो गठजोड़ राजनीति की जो समझ है मेरी, उसमें मुझे लगता है कि ये वो लोग दोनों तरफ से कोशिश होगी कि ये गठजोड़ टूटने ना पाए। टूट भी सकता है, लेकिन कोशिश होगी टूटने ना पाए। जी। तो ऐसी स्थिति में जो अ, राजपूत वर्ग है, वो तो विधानसभा चुनाव में भाजपा के साथ रहेगा, भले ही इस मुद्दे पे कितना भी नाराज हो योगी आदित्यनाथ के कारण। जी। योगी आदित्यनाथ अगर मुख्यमंत्री बने रहे और उनको जी। भी आगे मुख्यमंत्री बनाने का वायदा भी रहा जी। है, चाहे वायदा खुल के किया जाए या ना किया जाए, नीतीश कुमार ऐसी स्थिति भी हो सकती है, जिनके जी। नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, जैसी तो उनके लिए बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे ये साफ ना कर, फिर भी अगर वो उनका चेहरा रहा तो राजपूत जी। वोटर जो भी है उत्तर प्रदेश में 5-6% वो भाजपा में ही जाएगा। जी। अच्छा, मैं विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ क्योंकि जी। वही सबसे आगे है, हालांकि उसमें भी काफी समय है अभी। जी। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि क्या जो ब्राह्मण वोटर है, जो राजपूत वोटर से कम दूना तो है ही उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल। कम से कम दुगना तो है ही। जी। ऊंची जातियों में सबसे ज्यादा वोटर ब्राह्मणों के ही हैं, और सारे देश में शायद ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहां ब्राह्मण वोटर संख्यात्मक दृष्टि से भी बलवान हो। जी। वो समाज के अन्य मानकों के हिसाब से हर जगह बलवान होता है, लेकिन यहाँ संख्यात्मक दृष्टि से भी बलवान है। जी। तो ऐसी स्थिति में ब्राह्मण वोटर किस तरीके से इस राजनीतिक इक्वेशन का, जो गैर भाजपा समीकरण है, उसका कैसे आकलन करेगा? सर, जो विपक्ष है उसके संगठन में कुछ कमियां हैं, और उसी संगठन की जो कमियां हैं उसी के खिलाफ बीजेपी माहौल बना के चुनाव निकालती है। अगर वो अपने संगठनात्मक कमियों को दूर कर लें और ब्राह्मणों को आने का एक सेफ रास्ता दे दें, सुरक्षित, जैसे मैंने कहा कि बीजेपी में नंबर 2 की हैसियत में वो हैं, नंबर 2 के आसपास की अगर वो हैसियत ईमानदारी से देते हैं तो सत्ता परिवर्तन तय है, क्योंकि स्थिति बहुत बिगड़ चुकी है। अब आपने ठाकुरों की जैसे बात कही, उसमें भी मैं बता देता हूं कि जो ठेकेदारी करने वाला समुदाय है वो ठाकुरों का सबसे ताकतवर समुदाय है। वो भी जाएगा चुपचाप, योगी आदित्यनाथ उसको रोक नहीं पाएंगे, लेकिन वो तब जाएगा जब उसको लगेगा कि सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। लेकिन अगुवाई ब्राह्मणों की ही होगी कि अगर सत्ता परिवर्तन होना है, ब्राह्मण चल रहे हैं, तो ठाकुर अपने काम को लेकर के, क्योंकि 10 साल हो गया सर, काम किसी के पास नहीं है ठेकेदारी का, तो वो भी मतलब देखिए 2-5% जो मलाई खा रहे हैं वो एक अलग बात है। सारे ठाकुर योगी आदित्यनाथ के ना रिश्तेदार हैं, ना डायरेक्ट लाभान्वित है। जाति अस्मिता की बात है कि उनको अच्छा लगता है कि हमारा वो है, ये हमारे आपके भी साथ है, लेकिन 10% वोट उनका भी जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। और लोकसभा चुनाव में आपने ये बहुत बाकायदे से देखा भी होगा, इसी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ब्राह्मण ही भाजपा के साथ रहा, ठाकुरों को डाइवर्ट हुआ था और अच्छी खासी मात्रा में हुआ था। क्यों हुआ था ये आप जानते होंगे। तो ऐसा नहीं है कि मतलब ठाकुर भाजपा को नहीं छोड़ता, और योगी आदित्यनाथ सुरक्षित हैं ये भी आप कह नहीं सकते, और ठाकुरों को अभी इस बात का अनुमान है कि स्थिति कुछ भी हो सकती है, क्योंकि
अन्य स्टेटों के देखते हुए। लेकिन मुख्य रूप से ये निर्भर है विपक्ष पे कि विपक्ष क्या रास्ता देता है नाराज वोटों को आने का। ये बीजेपी का कोर वोटर है जो एसआईआर के दायरे में नहीं आता, जिसका वोट काटा नहीं जा सकता, जो बीजेपी का हिंदुत्व और राष्ट्रवाद और उनके झूठ को संभालने का वर्ग है। ये वो वर्ग है, इसके खिसकते ही सब कुछ खिसक जाएगा। नहीं, आपकी इस बात से मैं सहमत हूं कि अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सत्ताच्युत करना है जी, तो ब्राह्मण वोटों के चिंतन के ऊपर और उनकी जो राजनीतिक निष्ठा है भाजपा के प्रति उसके ऊपर फर्क डालना होगा। जी, अगर वो फर्क नहीं पड़ा तो इस जी, यूजीसी आंदोलन के बावजूद भी जी, अंततः परनाला वहीं गिरता रहेगा जहां तक अभी गिर रहा था। बिल्कुल, ये बिल्कुल, बात आपकी बिल्कुल सही है। इसका जी, मतलब ये है कि गेंद इस वक्त गैर भाजपा पार्टियों के पाले में है। बिल्कुल, मायावती से हम लोगों को कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि वो नहीं, पूरी बिल्कुल नहीं। तरह प्रबंधित की जा चुकी हैं, पूरी तरीके से जी, प्रबंधित की जा चुकी हैं। जी, लेकिन हमें उम्मीद समाजवादी पार्टी से और कांग्रेस से करनी चाहिए जी, और वो गठजोड़ करें ना करें ये उनका अपना मामला है। लेकिन उत्तर प्रदेश में मौजूदा सत्ता से नाराज इतना बड़ा और शक्तिशाली सामाजिक रूप से और संख्यात्मक दृष्टि से इतना शक्तिशाली वर्ग जी। उनके सामने खड़ा हुआ है। अब ये उनको तय करना है कि वो इसका लाभ कैसे उठाएंगे। सर, तय करने के लिए पहले तो उनको जैसे बीजेपी में तो नहीं, जाति समीकरण में ब्राह्मणों में जो नाराजगी है या समाज के जिन तबकों में नाराजगी है, हमें नहीं लगता है कि उन लोगों को पता भी है कि किस लेवल की नाराजगी है। हम्म, आप किसी भी चौराहे पर चले जाइए, बात करिए, तो सरकार बदलने के लिए लोग तैयार हैं। हम्म, लेकिन उनसे विपक्ष का कोई कनेक्शन है ही नहीं बात करने का, उनको जानने का, मतलब कुछ भी नहीं है। ये सबसे बड़ा फेल्योर है पोजीशन का कि किस लेवल की नाराजगी और वो कैसे आएंगे। अगर नाराजगी का ही पता नहीं है तो फिर रास्ते का भी पता नहीं क्या रास्ता उनको देना है। लेकिन सत्ता परिवर्तन करने के लिए पूरी गुंजाइश है। अगर अपोजिशन ठीक से तैयारी करता है तो वो सत्ता परिवर्तन करेगा, नहीं तो जैसे आपने कहा कि जहां नाला गिर रहा है हम्म। वहीं फिर से गिर जाएगा, क्योंकि रास्ता नहीं मिलेगा तो वहीं रह जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी। हम लोगों ने बहुत सार्थक चर्चा की और आपने जो आम लोगों के बीच में भावनाएं हैं उन जी, भावनाओं को अपने विश्लेषण के जरिए व्यक्त किया। आपने जी, एक परिप्रेक्ष्य भी दिया जिस परिप्रेक्ष्य के तहत उत्तर प्रदेश में जो ऊंची जातियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी से फिरंट हो रही हैं। न केवल ब्राह्मण फिरंट है बल्कि राजपूत समाज भी फिरंट है। और एक सारे 100% वोट तो इधर से उधर कभी होते नहीं है। जी, लेकिन अगर वोटों का एक छोटा या बड़ा हिस्सा भी इधर से उधर हो जाए जी। तो ही राजनीति पे पूरी तरह असर पड़ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी। आप मेरा निवेदन है कि आप राजनीति के इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी निगाह बनाए रखें और हम लोग फिर इन्हीं मुद्दों को लेकर नई परख के मंच पे मिलेंगे, जल्दी ही मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।